दोस्तों, आज हम लोग विद्युत जनित्र को पढ़ने जा रहे हैं और इसके कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन बहुत अच्छे से करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे कि इसका कार्य सिद्धांत किस तरह से लिखना है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत जनित्र क्या है इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है इसका आंसर कि विद्युत जनित्र क्या होता है। देखिए वैसा संयंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है यानी बदला जाता है, उसे हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग जनरेटर जो देखते हैं, जो हमारे यहाँ पहले चलता था, अब अभी भी शादी में देखते हैं तो जनरेटर ही चलता है। तो क्या है कि जब हम लोग उसमें डीजल या फिर पेट्रोल डालते हैं वो चलता है तो हमें विद्युत ऊर्जा देता है, यानी वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी देता है जिससे हम लोग उपकरण को चलाने का काम करते हैं। यानी वैसी ऊर्जा, वैसा संयंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत जनित्र हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल धारा डायनेमो, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो इतना बात इसमें पहले लिखना है और ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सरल धारा डायनेमो है ना, इसके कार्य सिद्धांत का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको करना है इसका स्क्रीनशॉट और इसके जस्ट नीचे इस चित्र को बनाना है आपको। ठीक है, इस चित्र को आप बनाएंगे, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ सरल धारा डायनेमो के कार्य सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसके कार्य सिद्धांत का वर्णन करेंगे। ये आपका हो गया पूरा का पूरा आंसर। अब इसके बाद जो लिखना है वो हम लोग इस चित्र की सहायता से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखने के बाद आप इस चित्र को बना लीजिए। इस चित्र को बनाने के बाद हम लोग आगे का काम अब करते हैं। चित्र को बनाने के बाद आपको ये लाइन लिख लेना है, यहाँ सरल धारा के कार्य सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके वर्णन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस चित्र में दी गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा चित्र। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हमने यहाँ पे एक कुंडली लिया है, आयताकार तार की कुंडली। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ तक, ये एक कुंडली है। तो सबसे पहले देखिए बस आपको ऐसे ये स्टेप फॉलो करके चीज़ों को लिखना है, समझना है, फिर आप इसे बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखिए इसमें जो भी नाम है ना, इस नाम को ही बस इसमें नोट कर देना है, लेकिन उसका भी एक स्टेप रहेगा कि इसके बाद इसका, इसके बाद इसके बारे में लिखना है, इसके बाद इसके बारे में। तो सबसे पहला काम है हमें कि इस कुंडली के बारे में लिखना। तो इसके लिए आयताकार तार की एक कुंडली ली जाती है। ठीक है, आयताकार तार की कुंडली ली जाती है, इसको हम लोग लिखते हैं। इसके लिए आयताकार तार की कुंडली ली जाती है। हमने आयताकार तार की कुंडली लिया। देखिए उसके बाद अब देख रहे होंगे आप लोग कि इस आयताकार तार की कुंडली के बगल में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है शक्तिशाली चुंबक। क्या लगा हुआ है? शक्तिशाली चुंबक। तो बोलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें शक्तिशाली चुंबक लगा रहता है। क्या लगा रहता है? देखिए इसके लिए आयताकार तार की एक कुंडली ली जाती है और इसी में क्या लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि शक्तिशाली चुंबक हमने यहाँ लिखा है, तो शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है। तो इसमें शक्तिशाली चुंबक लगा रहता है जिसे N तथा S से क्या किया गया है, इंडिकेट यानी दिखाया गया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सारी की सारी चीज़ों को हम चित्र की सहायता से ही आपको लिखना सिखाएंगे, आप बहुत आसानी से इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसमें शक्तिशाली चुंबक लगा रहता है जिसे N तथा S से दिखाया गया है। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है तो उसका संबंध कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी वेपन से तो होगा, या बैटरी से होगा, या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से होगा, यानी धारा से होगा। तो इस बात को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे चुंबक है तो इसका तो संबंध ज़्यादातर बैटरी से ही होगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगर ये चुंबक है तो इसका संबंध होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें लिखना है चुंबक का संबंध बैटरी तथा अन्य किसी धारा से रहता है। अगर ये चुंबक है तो इसका संबंध किसी न किसी बैटरी या अन्य किसी धारा से रहेगा। तभी जब हम लोग इसको चलाएंगे तो इसमें बहुत भारी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये कुंडली जो है, ये तार की कुंडली, ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो ये हमें विद्युत धारा प्रदान करेगा। इसके लिए इस चुंबक का हमें संबंध बैटरी या अन्य किसी धारा से रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए अगर इस चुंबक का संबंध बैटरी या अन्य किसी धारा से रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये चुंबक क्या होगा, चुंबकित्व होकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक शक्तिशाली चुंबक है। और चुंबक देखिए, धारा जो है चुंबक में गति उत्पन्न करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए विद्युत धारा खुद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे चुंबक है तो देखिए धारा से इसका संबंध है, बैटरी या अन्य किसी धारा से। तो जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो शक्तिशाली चुंबक चुंबकित होकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चुंबक में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, चुंबक में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, चुंबक चुंबकित्व होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, करेगा भी, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सारी की सारी चीज़ें हमें भाषा को, मतलब इस चित्र को देख के ही लिखना है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे चुंबक में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबक चुंबकित्व होकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, करेगा भी, क्योंकि वो ऐसा है। जब आप ऑस्टेट का प्रयोग आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए आगे की चीज़ों को हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे लिखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए हमने इसके बारे में तो पूरा लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि N और S ये बहुत दूर नहीं है, यानी N और S, N ध्रुव हो गया, ये S ध्रुव हो गया। यानी अब इसको हम लोग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे कि चुंबक के ध्रुव पास पास होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में C1 AB तथा C2 DC दो कुंडली रखी जाती है। इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए चुंबक के ध्रुव क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पास पास में है, ठीक है। और उसके बीच में आप देख रहे होंगे कि C1 AB और C2 DC ये दो कुंडली है। क्यों? आयताकार तार की कुंडली, हमने इसको पहले ही बोला है। तो यहाँ से ये बीच से ऐसे है, तो ये दो कुंडली है। इसको इसमें व्यवस्थित किया जाता है या फिर रखा जाता है, इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसी कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। चुंबक के ध्रुव पास पास होते हैं जिसमें C1 AB तथा C2 DC दो कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है। उसे ही हम लोग, कुंडली को ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर है, कुंडली को ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो लिखेंगे जिसे आर्मेचर कहा जाता है। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए हमने जो भी लिखा है सबको चित्र की सहायता से ही लिखा है।
तो आप भी इसे बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। अब देखिए, ये आर्मेचर है, राइट। ये क्या है, आपका आर्मेचर है। हमने आर्मेचर तक पहुंच गया है कि C1AB और C2DC ये एक आर्मेचर है। अब आर्मेचर के ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आर्मेचर के ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये देखिए, दिक् परिवर्तक, और साथ में बरस। क्या दिख रहा है आपको, बरस। देखिए, ये वाला दिक् परिवर्तक है और ये वाला बरस है। तो दिक् परिवर्तक हमने इस तरफ लिखा और बरस यहाँ पे हमने इधर लिखा। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक C1 C2, दिशा परिवर्तक C1 C2, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका दिशा परिवर्तक। हमने इसके यहाँ पे देखिए एरो दिखाया है और यहाँ पे इस पे हमने एरो दिखाया है। तो ये B1 और B2 बरस हो जाएंगे और C1 और C2 दिक् परिवर्तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक C1 तथा C2 एवं दो बरस B1 एवं B2 लगा रहता, कुचालक पदार्थ के रूप में लगा रहता है। ये कुचालक पदार्थ के रूप में लगा रहता है। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक C1 C2, क्योंकि C1 C2 चित्र में दिशा परिवर्तक को इंडिकेट करता है, और तथा दो बरस B1 B2 कुचालक पदार्थ के रूप में लगे रहते हैं। B1 और B2 चित्र में बरस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये बरस है, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने सभी चीज़ों के बारे में लिख दिया है। आयताकार तार की कुंडली के बारे में लिखा, चुंबक की शक्तिशाली चुंबक के बारे में भी हमने लिख दिया, दिक् परिवर्तक के बारे में हमने लिख दिया, बरस के बारे में भी हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। तो अब सभी चीज़ों के बारे में जब हमने लिख दिया है, तब हम लोग लास्ट में लिखेंगे, जब आयताकार तार की कुंडली को किसके परिगत, T1 T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, तो पहले हम लोग इतना लिखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। देखिए क्या लिखेंगे, आयताकार तार की कुंडली को T1 T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, तो ये लिखना है। जब आयताकार तार की कुंडली को T1 T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, तो देखिए उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा, अगर इसे घुमाया जाएगा तो बिंदु A और D के मध्य यहाँ पे आपको ये नहीं करना, ठीक है, हम समझाने के लिए आपको ये कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु A और D के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और इसी विद्युत वाहक बल का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के स्रोतों को चलाने में करेंगे, और यही हमारा विद्युत जनित्र है, इलेक्ट्रिक क्या है, जनरेटर है, ठीक है। तो यही हमारा पूरा का पूरा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, घुमाया जाता है तो बिंदु A और D के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों को चलाने में करते हैं। इस बात को हम लोग लिखते हैं और ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हो गया हम लोगों का आंसर पूरा कंप्लीट, राइट। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में विद्युत जनित्र को समझा है। देखिए, मुझे आशा है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो फिर आपको आज के बाद कभी सरल धारा डायनेमो को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, विद्युत जनित्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे इतना पता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख पाएँ और फिजिक्स को बहुत अच्छे आसान भाषा में समझ पाएँ, सीख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।